हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार। आज मैं 10वीं क्लास के NIOS के सामाजिक विज्ञान का पहला चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। क्योंकि NIOS की यूट्यूब पर कोई वीडियो नहीं है और मेरे विद्यार्थी कई सारे डिमांड भी कर रहे हैं। पहले चैप्टर का नाम है प्राचीन विश्व। प्राचीन विश्व को अगर देखें तो इसमें कांस्य सभ्यता है, लौह सभ्यता है, ठीक है। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले थोड़ा सा मानव के विकास के बारे में हमें पता होना चाहिए। मानव का विकास माना जाता है 2 करोड़ वर्ष पहले। मानव का उदय लगभग 2 करोड़ वर्ष पहले माना जाता है और इस प्रकार से मानव का उदय होता है। और शुरुआती मानव भ्रमणकारी होता है, भ्रमणकारी, घूमने फिरने वाला और शिकार करने वाला। और उसके बाद में इसको हम पाषाण युग कहते हैं, क्योंकि इस दौरान मानव जो शिकार करता है वो पत्थरों के औजारों से शिकार करता है तथा गुफाओं में रहता है, ठीक है। और छोटे बड़े बहुत सारे पत्थरों के औजार बनाता था, ठीक है। और पत्थर का मतलब पाषाणों के औजार बनाता था। तो इसको हम पाषाण काल कहते हैं। पाषाण काल को हमने 3 वर्गों में बांटा है: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। और पुरा पाषाण काल में मानव बड़े बड़े औजार बनाता है और थोड़ा ज़्यादा ज्ञानी नहीं होता है पत्थर के बारे में। लेकिन जब धीरे धीरे समय बीतता है, मध्य पाषाण काल आता है, जो औजार होते हैं वो छोटे छोटे हो जाते हैं, ठीक है। और अच्छी तरीके से मतलब कि फिनिशिंग आ जाती है औजारों में। और बात करें नव पाषाण काल में, जो मानव होता है वो मैदान में आके बस जाता है और जो औजार होते हैं और ज़्यादा नुकीले और ज़्यादा मतलब कि ख़तरनाक बनाना चालू कर देता है। इस तरीके से मानव मैदान में आके बस जाता है। और जो मैदान में बसता है उसको हम अलग अलग सभ्यताओं में डिवाइड करके देख सकते हैं। जैसे कि प्राचीन विश्व में कांस्य युग में लौह युग। अब इनको हम पढ़ेंगे। कांस्य युग में देखो कई सारी सभ्यताएं हैं। कांस्य युग का मतलब है जब मानव तांबा और रांगा दो धातुओं को मिलाकर, जब मानव तांबा व रांगा 2 धातुओं को मिलाकर, 2 धातुओं को मिक्स कर एक नई धातु बनाता था, कांसा या कांस्य। इसे कांसा कहते हैं, कांसा बनाता था। इस काल को, इस समय को कांस्य युग कहा है। तो 2 धातु से मिलकर जो बनने वाली धातु थी तीसरी, वो कांसा थी, ठीक है। और इस कांस्य युग को हम अलग अलग सभ्यताओं में देखते हैं। जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता को कहा जाता है कि 2 नदियों के बीच के क्षेत्रफल को मेसोपोटामिया कहा जाता है। मेसोपोटामिया कहा जाता है। जैसे कि फरात नदी और दजला नदी, इसके बीच में जो लोग रहते थे, इस क्षेत्र को या देश को या जगह को मेसोपोटामिया का नाम दिया गया है। और वहाँ की भाषा में इस 2 नदियों के बीच की जगह को मेसोपोटामिया कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हो कि 2 नदियाँ जा रही हैं। अब नदी के आसपास मतलब सिंचाई करने के साधन बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, कृषि बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, उत्पादन बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। वर्षा हो या ना हो, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा उत्पादन यहाँ पर होता था, ठीक है। कृषि आधारित ये सभ्यता थी। लोग कृषि पे मतलब डिपेंड थे अधिकतर लोग। और इसके अलावा कुछ लोग बढ़ई, जैसे कि सामान्य लोग काम करते हैं, बढ़ई हो गए, मिस्त्री हो गए हैं, ठीक है। और भी कई सारे काम करते थे, ठीक है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। और ये दोनों नदियाँ मिलकर कहाँ गिरती थी? फारस की खाड़ी में, ठीक है। बात करें मिस्र की सभ्यता, दूसरी सभ्यता है मिस्र की सभ्यता। ये नील नदी का तोहफा कहा जाता है। इसे नील नदी का तोहफा कहा जाता है मिस्र की सभ्यता को। ये नील नदी का तोहफा है। अफ्रीका महाद्वीप में नील नदी है, जो नील नदी का तोहफा कहा जाता है। इस नदी के आसपास में जो लोग बसे हुए हैं, इन लोगों के गाँव को या सभ्यता को या कल्चर को मिस्र की सभ्यता कहा गया है। अब इसी कारण, नदी के कारण क्या है, ये भी उपजाऊ क्षेत्र होगा। यहाँ पे भी लोग कृषि पे डिपेंड होंगे। बहुत ज़्यादा मतलब कि दलदल का गाद वगैरह जम जाती होगी और जिससे मतलब ज़मीन उपजाऊ हो जाती है और लोग
खेती करके अपना गुजारा करते होंगे अच्छे तरीके से। और यहाँ पर भी लोग बढ़ई हैं, कारीगर हैं, मिस्त्री हैं और मतलब कि मज़दूर हैं, कई सारे लोग और भी हैं जो कार्य करते थे। ठीक है, यहाँ पे कहा जाता है कुछ लोग देवी देवताओं को भी मानते थे, देवी देवताओं की पूजा वगैरह भी करते थे, मानते भी थे। और उसके बाद में चीनी सभ्यता, आप जानते हो चीन जो भारत के उत्तर दिशा में पड़ता है, उत्तर पूर्व दिशा में पड़ता है चीन। तो चीनी सभ्यता हुआंग हो नदी है, एक हुआंग हो नदी है, हुआंग हो, कहीं कहीं है भी लिखा होता है, हुआंग हो नदी है। इस नदी के आसपास में, ये चीन के उत्तर में है, इस नदी के आसपास में जो लोग बसे हुए हैं उसे चीनी सभ्यता कहा गया है। वैसे तो चीन में कई सारे राजाओं का शासन भी हुआ है, कई सारे राजा आए हैं, राजाओं ने सत्ता पलटी है, अपने अंदर अपने अधीन कर लिया चीन की सभ्यता को, और फिर दोबारा राजा आए हैं, उन्होंने भी अपने अधीन कर लिया। इस प्रकार से चीनी सभ्यता रही है। ठीक है, आज हमने ये मोटा मोटा जो ओवरव्यू सब बता दिया, फैक्ट मैं एक वीडियो में बाद में बताऊंगा पूरे चैप्टर के। इसके बाद में एक और फेमस और बहुत बड़ी सभ्यता है जो हम भारत के बारे में बात करना चाहते हैं।